नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी श्रृंखला हम लोगों की चल रही है ना। तो उसमें मैंने आपको क्योंकि प्रॉमिस किया था कि वीक में आपको एक दो क्लास में एनसीईआरटी की भी देता रहूंगा पूर्वावलोकन श्रृंखला के साथ साथ। तो उसी क्रम में हम लोग 7th कक्षा 7 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी कर रहे हैं, है ना। और चैप्टर 8 पे पहुंच चुके हैं, अध्याय 8 पे। 8, 9 और 10 3 अध्याय और हैं। उसके बाद हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर और इसके अगला चैप्टर फैक्चुअल दृष्टि से बहुत रिच है ना। मैं आपको बताता चलूंगा कहां कहां कौन कौन से फैक्ट आपको पता होना चाहिए। साथ में बताता चलूंगा कि ये फैक्ट आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है ना, ताकि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रहे, आपको पता चलता रहे कि भाई सवाल आता कहां से, है ना। चलो खैर, तो 8वें चैप्टर का जो 8वां चैप्टर है उसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया मतलब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो वो मेरी वार्तालाप आपस में अन्योन्य क्रिया ही है एक तरीके से, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ठीक है, हमको पता है। मैं आपको फिर से एक बार एरिया बना के दिखा देता हूं। ये अगर मेरी अर्थ है, ये अगर मेरी पूरी अर्थ है, तो इसमें क्या है, इसमें ये वाला एरिया जो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है, उसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध, ठीक है, उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। एक नया कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है 23.5 से 45 डिग्री वाला एरिया जो है, 23.5 से 45 डिग्री वाला एरिया जो है, इसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। और 45 से 66.5 वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और ऊपर वाले को बोलते हैं शीत कटिबंध। मतलब 23.5, 45, 66.5 और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके कटिबंध बेसिकली दिमाग में होना चाहिए। कक्षा 6 में हमने देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में बता दिया। तो इसमें हमें जो बेसिकली देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। यानी हम इसमें मोटा मोटा 0 से लेकर 45 डिग्री तक के आसपास की कहानी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वही कहानी से चैप्टर स्टार्ट होता है अपना। अच्छा भी है, कहानी आपको भी अच्छी लगती है। खैर चलो, रेणुका बहुत उत्साहित थी। रेणुका की बात चल रही है। रेणुका कोई कन्या है, बहुत उत्साहित थी। क्यों? उसके चाचा श्रीकांत, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं इसमें कुछ भी मिस नहीं करके लेके आता हूं कि मैं आपको कुछ अपने हिसाब से काट पीट के ले आऊं। बेसिक पूरा टेक्स्ट आपके सामने है, जो इंपॉर्टेंट होता है वहां मैं आपको मार्क करके, रुक के, लाइन अप करके बताता रहता हूं। और जो मतलब काम चलाऊ चीजें होंगी जो सिर्फ समझने के लिए हैं, जिनका कोई यूज नहीं है ना, वो मैं कहानी की तरह पढ़ के निकलूंगा। तो आपको ये तरीका समझ में आना चाहिए। खैर चलिए, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे, है ना। 4 महीने कहां थे भैया? वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर है, ठीक है। वन्यजीव फोटोग्राफर है, बहुत यात्रा करते हैं। वन्यजीव फोटोग्राफर नहीं, आपने देखा होगा मेढक का सुंदर सा फोटो, मोर का उड़ता हुआ सा फोटो, तो वो कौन खींचता है? वन्यजीव फोटोग्राफर खींचते हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी। चाचा फोटो खींच के लाते थे। भाई कहीं वन्यजीव फोटोग्राफर है तो कहीं जाने से पहले पढ़ेंगे भी उसके बारे में, पढ़ेंगे तभी तो उनको बेसिक नॉलेज मिल पाएगी। मतलब पढ़ना आपको हर क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी पढ़ के जा रहे हैं। अब रेणुका जब देख रही तो उसको लग रहा है आश्चर्य, अरे वाह ये तो बड़ा बढ़िया आइटम है। खैर, रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व की विभिन्न भागों में के लोगों को देख सकती हो। चाचा कह रहे हैं इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान है, कुछ बर्फीले प्रदेश हैं एवं कुछ गर्म नम वर्षा वन से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। रेणुका देख के करी, ओहो ये तो बड़े अलग दिख रहे हैं लोग। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। मतलब उनको भी मकान चाहिए, उनको भी। भाई दिखने में आप कह सकते हो कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़े अलग से दिखते हैं, है ना, तो अलग से दिख रहे हैं, लेकिन जरूरतें उनकी भी वही हैं। उनको भी रहने के लिए मकान चाहिए, उनको भी खाने के लिए खाना चाहिए, इस तरीके की चीज है, ठीक है। फिर श्रीकांत चाचा ने कहा उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। मतलब जो वन्य एरिया में रह रहे हैं, जो वन्य स्थलों में लोग रह रहे हैं, उनके प्रति जैसे हम क्या सीखते हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वहीं से तो सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी गांव के बच्चे को क्या कीजिए, एक बढ़िया से मॉल में ले जाइए और उसको कहिए कि एक्सीलेटर पे चढ़ो, तो उसको चढ़ने में डर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अनुकूल नहीं है, उसने वो चीजें सीखी नहीं है। ऐसे ही किसी शहरी बाबू को
बढ़िया मंजिला वाले इमारत में रहने वाले बालक गांव में ले आओ, वो ईख की फसल, गेहूं की फसल, धान के खेत अंतर ही नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं क्या है। ठीक है, खैर चलो, तो शुरुआत में प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं, वे मछली पकड़ना एवं वन से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं यहां से, हमें क्या सीखना है, ये बताना चाह रहे हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट का फर्क इंसान पर किस तरीके से पड़ता है। खैर, अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तीनों चैप्टर इसी पे हैं। इसमें पढ़ रहे हैं हम उष्ण और उपोष्ण कटिबंध एरिया के, उसके बाद वाले चैप्टर में आगे के एरिया की चीजें पढ़ेंगे। खैर, अमेजन बेसिन में जीवन, अब अमेजन बेसिन की बात चल रही है। अमेजन बेसिन कहां है तो एक बार अमेजन बेसिन देख लेते हैं। देखो ये है, ये पूरा अमेजन बेसिन है ना, ये पूरे अमेजन बेसिन, ये 0 डिग्री, यहां मैं लाइन खींच रहा हूं, ये मेरी 0 डिग्री रेखा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना। आपको भी अपनी बुक पे देखते चलना है। ये पहले इसको समझ लेते हैं, फिर पिछली स्लाइड पे चलेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये 0 डिग्री मेरी भूमध्य रेखा है, ये 10 डिग्री उत्तरी रेखा है, ये 10 डिग्री दक्षिणी रेखा है। मोटा मोटा इसी 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के बीच में पूरा अमेजन बेसिन स्थित है। अब आप देख पाएंगे कि ये जो मेरी यहां प्रमुख नदी है ना, ये यहां की प्रमुख नदी है, और इस तरीके से ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं नदियों के जाल से, तमाम नदियों के जाल से क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, नदियों के जाल से भरा हुआ है। अब यहां नदियां जाना है तो क्या होगा, सिंचित भूमि ज्यादा होगी, नदी बेसिन ज्यादा होगा, और नदियों वाले नदियां क्या करती हैं, अपने आसपास के एरिया में मैदान का निर्माण करती हैं, और मैदान प्रायः किसी भी व्यक्ति के लिए, बसने के लिए, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उस एरिया में ज्यादा जनसंख्या निवासित होती है, ज्यादा जनसंख्या रहती है। खैर, चलिए अपनी पिछली स्लाइड पे चलते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन बेसिन की बात कर रहा है, पहले तो हमें समझना है बेसिन क्या है, अमेजन क्या है। तो अमेजन के आसपास का एरिया क्या है, अमेजन बेसिन है। बेसिन मतलब वो एरिया जहां से वो नदी फलानी ढिमाकी होकर बह रही है, उसका बहाव क्षेत्र। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। 8.2 हमने देख लिया। ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है ना, ये तो हम जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहां होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी के मध्य। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये आपसे कोई पूछ ले, ये एक फैक्ट में अगर सवाल आ जाए तो बहुतों की क्या होगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो गया। भूमध्य रेखीय प्रदेश पूछा जा रहा है, किसको कहते हैं, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, अभी हमने मैप में देख लिया। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है ना, पश्चिमी साइड से यहां से निकलती हुई, है ना, यहां से निकलती हुई अमेजन नदी, और क्या कर रही है, पूर्व में जाके गिर रही है, और उसके पूर्व में कौन सा है, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। ठीक है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो, अमेजन नदी कुल मिलाकर यहां जाकर गिर रही है ना, अमेजन नदी कुल मिलाकर यहां जाकर गिर रही है, ये पश्चिमी भाग से पर्वतों से निकलती हुई यहां जाकर गिर रही है, तो ये क्या है, ये नदी का मुहाना है। ठीक है, ये कहां, अटलांटिक सागर में जाकर गिर रही है, तो अटलांटिक सागर में एक जल राशि दूसरी जल राशि से मिल रही है, तो वो नदी का मुहाना कहलाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फिर क्या कह रहे हैं आगे, मुहाना कहते हैं, तो आपको मुहाना पता होना चाहिए। मुहाना क्या है, सिंपल भाषा में याद रखो, जहां नदी कोई जाके समुद्र में गिर रही है वो नदी मुहाना कहलाता है, नदी मुहाना। ठीक है, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। भाई बहुत सारी सहायक नदियां होंगी, पूरा वाला एरिया ही वो क्या कहलाएगा, अमेजन बेसिन कहलाएगा। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखो, भूमध्य रेखा जिनसे गुजर रही है, ये 0 डिग्री रेखा है, मैंने आपको सबसे पहले बना के दिखाई, है ना, तो ये किससे, इक्वाडोर से गुजर रही है, फिर ये पूरा ब्राजील से गुजर रही है ना, और बोलीविया, ये ऊपर बोलीविया है, मैप में आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है,
मैप में पता होनी चाहिए। मुझे कभी समय मिलेगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी मैप की क्लास कराऊंगा। मैं बार बार कहता हूं 30-35 क्लासेस में, क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि मैं आपको मैप पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, लेकिन प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर ये पूरा ब्राजील से बहती है, ब्राजील से होकर जाती 0 डिग्री। यहां आपको और भी देश पता होना चाहिए, नीचे पेरू है, ये बोलीविया है, ये पराग्वे है, ये अर्जेंटीना है, ये पतली सी लाइन आई चिली है, और ये जहां तक मैं अगर सही हूं तो ये उरुग्वे है, ठीक है। आप एक बार मैप में इसका कंडीशन जरूर देख लीजिएगा। अब आप खुद समझिए, 7th क्लास की एनसीईआरटी में आपको ये मैप डाला जा रहा है, तो आप जब परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस की, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको ये बेसिक चीजें पता हो, ठीक है, ये बेसिक चीजें पता हो, ठीक है। तो इस प्रकार देख लिया हमने पूरा। फिर ये क्या कह रहा है यहां भी है, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, है ना, स्पेन के अन्वेषक, ठीक है, सबसे पहले माना जाता है स्पेन, पुर्तगाल नहीं, क्योंकि पुराने समय में जो खोज होनी शुरू हुई, जो आज के समय में लिखित हैं, ठीक है, उनका क्या माना जाता है कि वो यूरोपियन सोसाइटी ने करना शुरू किए थे। समुद्र में जाना, समुद्र में चीजें खोजना यूरोपियन सोसाइटी ने शुरू किए थे। उनमें भी जो आपके ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, ये देश थे, ये अग्रणी थे। तो जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। भाई से पहुंच गए अमेजन नदी के क्षेत्र में। हमें उनको क्या लगा, उनको लगा ये कहां से आ गए, वो आ गए, क्या कहते हैं उसको, अरे जो आसमान से टपकते हैं, ओहो, एलियन, ठीक है। तो उनको लगा एलियन आ गए, तोड़ दिया भाई साहब, धनुष बाण तीर वीर चला दिए इन पे, ठीक है। तो क्या हुआ, इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, ठीक है। तो इनका प्राचीन रोमन साम्राज्य में क्या था, कोई अमेजोन्स महिला समूह रहा होगा जो काफी मतलब एक्टिव था, है ना, तो उनकी याद दिला दी। उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, अमेजन पड़ गया। तो ये कहानी सी है कि हाँ भाई क्यों नाम अमेजन पड़ गया। खैर, उसके बाद सहायक नदियां क्या होती हैं, देखो बेहद छोटी सी परिभाषा दी है। ये परिभाषाएं खासकर यूपीपीसीएस में आपको एक प्रश्न के तौर पे मिल सकती है ना। नदी बेसिन से आप क्या समझते हैं, उसकी सहायक नदियां क्या होती हैं, टिप्पणी कीजिए। या किसी विशेष नदी के संदर्भ में आपसे कह देगा कि अमेजन बेसिन से आप क्या समझते हैं। इस चैप्टर में मेंस का कंटेंट भी है, अमेजन नदी बेसिन से आप क्या समझते हैं, तो आपको वहां छोटा सा मैप बना देना है एवं उसकी सहायक नदियों का पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए, कीवर्ड हो गए, अमेजन नदी बेसिन हो गया, हमें वो पता होना चाहिए। सहायक नदी कीवर्ड हो गया, हमें उसके बारे में लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सहायक नदियां ये हैं, छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। तो सहायक नदी की देखो 2 लाइन, सबसे अच्छी एनसीईआरटी खूबी क्या है, 2 लाइन में बेहतरीन सी परिभाषा दे देती है। वो कह रही है सहायक नदी छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है ना। तो बेसिन की भी डेफिनेशन हो गई कि मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र से बहती है, जिस क्षेत्र से जल बहा के ले जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसका नदी बेसिन कहते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जल संग्रहण, अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। फैक्ट टू बी रिमाइंड, ठीक है, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। ये अमेजन नदी नहीं कह रहा है ना, ये कह रहा है अमेजन नदी बेसिन, मतलब उसका फैलाव जो है, उसका एरिया जो है वो सर्वाधिक है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब बात आ गई वहां की जलवायु की, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है ना। अब जब भूमध्य रेखा के आसपास फैला है तो हम पीछे पढ़ के आए थे कि भाई भूमध्य रेखा के आसपास जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी, वातावरण में नमी ज्यादा होगी। भाई गर्म है तो नमी होगी ही, क्यों, क्योंकि अगर आसपास समुद्री एरिया है वो सब है तो बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जैसा कि आप सब जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, वो हमने देख लिया। पूरे वर्ष यहां गर्म और नम जलवायु रहती है, ठीक है। कैसी जलवायु रहती है, गर्म और नम। यहां का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। ऐसा नहीं है कि दिन के समय भाई साहब एकदम गर्मी है, रात के समय एकदम ठंडक हो जाए, ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा रहता है। तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। आप खुद सोचो ना, गर्मी के दिनों में ओहो काम करने में मन नहीं करता। हम यहां रिकॉर्ड कर रहे थे कि एसी लगा हुआ है, क्यों, ताकि मतलब पसीना नहीं आए, इरिटेशन सा फील ना हो, ठीक है। अभी कहानी और आगे ले जाऊंगा मैं यहां से, है ना। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च होता है, ये संवहनीय वर्षा कहलाती है ना। बाष्पोत्सर्जन हुआ, वातावरण में नमी गई, ऊपर गई, संघनन हुआ, वर्षण हुआ, डेली की डेली बारिश हो जाती है, ठीक है। चलो पूर्व चेत, दिन के तापमान उच्च एवं आर्द्रता उच्च होती है, रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। क्यों, बारिश हो गई फिर नमी हो गई तो आर्द्रता वैसी की वैसी रह गई। अब चक्कर क्या है, आपने अक्सर सुना होगा कि जो अफ्रीकी कंट्री है या जो दक्षिण अमेरिकाई देश हैं वो ज्यादा प्रोस्पेरस नहीं है ना, वो ज्यादा प्रगतिशील नहीं है। उसका रीजन है,
देखो जलवायु वहां ऐसी है। अब तुम्हें मैं एक ऐसी जलवायु में काम कराऊं, सपोज दैट जहां आपका पसीना टप टप टपक रहा हो, आप बार बार पसीना टपका रहे हो, ठीक है, बराबर वाले को परेशानी हो रही हो आपके उससे, है ना, चिप 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 सा मौसम हो, तो क्या होगा? आप प्रोडक्टिव काम कर पाओगे? ज्यादा काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। भाई मैं ही अगर यहां स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है, और एसी ना चल रहा हो, सपोज दैट गर्मी गर्मी सी हो रही हो, तो मेरा खुद ही मन नहीं करेगा, अरे भाई 1 घंटे क्लास हुई अब नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे ही वाला सिस्टम है। तो वहां प्रोस्पेरिटी क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि वहां का जलवायु ऐसा नहीं है। अब आप चले जाओ थोड़े से ऊपर, शीतोष्ण प्रदेश में चले जाओ, लाइक यूएसए, कनाडा, वहां क्यों प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? क्योंकि वहां की जलवायु उनके जो मनुष्य है उसके अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है ना। उनको ज्यादा देर तक बैठ के काम करने में मजा आ रहा है, बढ़िया कोट पैंट पहने काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो ये एक मतलब जलवायु भी क्या कह सकते हैं, उसमें विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। तो इस एंगल से भी हमें समझना है, मेंस में हमें ऐसे भी लिखना आना चाहिए। खैर, फिर आगे देखते हैं वर्षा वन। अब इन क्षेत्रों में वर्षा वनों की बात की जा रही है। देखो कितना बढ़िया सा इमेज लगा हुआ है। देखो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगाते हैं, है ना। मतलब डेली वर्षा हो रही है, आप देख रहे हो डेली वर्षा हो रही है, तो क्या होगा? वन वहां एक्सट्रीम लेवल का वन हो जाएगा, सघन वन हो जाएगा, ठीक है। और सघन वन होगा तो क्या होगा? वो इतने सघन हो जाते हैं कि जमीन तक क्या होती है, धूप ही नहीं पहुंच पाती, है ना। खैर इसमें भी दिया होगा चित्र 8.3। इतने वन सघन इतने हो जाते हैं कि पत्तियों और शाखाओं सी छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। अब आप नॉर्मल देखो, आपके यहाँ कभी पाखड़ का पेड़ देखा हो, पीपल का पेड़ देखा हो, तो वो स्वयं ही इतने सघन होते हैं कि उनके नीचे लोग खाट डाले गांव देहात में बैठे रहते हैं अपने आराम से सुकून से। तो वही चक्कर है। अब बड़े लेवल पर सघन वन हो गए तो क्या होगा? नीचे बिल्कुल धूप नहीं पहुंच पाएगी। वही बात है। यहां की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। नम क्यों बनी रही? क्योंकि बारिश हो रही है। यहां केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। मतलब नीचे से वही पौधा ऊपर जा पाएगा जो छाया में जम पाए, नीचे तो छाया आ नहीं पा रही, ठीक है। परजीवी पौधों के रूप में यहां आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो आर्किड और ब्रोमीलाइड, देखो शायद ये है आर्किड और ब्रोमीलाइड, ये परजीवी पौधे हैं। परजीवी पौधे कैसे हैं? ये किसी और पेड़ के ऊपर पैदा हो गए, वहां से धूप ले ली इन्होंने, है ना। तो परजीवी हैं, दूसरे के ऊपर जी रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विभिन्न प्रजातियों भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ ऐसी ही कुछ प्रजातियां हैं, ठीक है। तो आप याद रखोगे इनमें क्या क्या पाया जा रहा है। विभिन्न एनाकोंडा, बोआ कुछ प्रजातियां इन वनों में पाई जा रही हैं, ठीक है। चलो इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां वन विविधता अधिक होगी, ठीक है, वन विविधता अधिक हो, वहां जैव विविधता अपने आप ही अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है ना। जैसे जैसे जैव प्रवणता बढ़ेगी तो जैव प्रवणता भी बढ़ेगी, ठीक है। खैर इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी यहां पाए जा रहे हैं। मांस खाने वाली पिन्यारा मत्स्य, समझ रहे हो। अब यही आपसे फैक्ट के तौर पे पूछ ले, यही फैक्ट के तौर पे पूछ ले कि मांस खाने वाली पिन्यारा मछली कहां पाई जाती है। अब इधर उधर देख रहे हैं, हे भगवान, ये आए वाले कहां सवाल पूछते हैं, हमें तो पता ही नहीं। एनसीईआरटी क्लास 7 आपसे पूछ ले पिन्यारा मछली, जो पिन्यारा मछली के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सही है। अब 2-3 स्टेटमेंट दे दे। ये अमेजन बेसिन में पाई जाती है, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यह मांस खाने वाली मछली है। तो फिर आपको आते आना चाहिए, ठीक है। चलो कि विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, ठीक है ना, असाधारण रूप से समृद्ध है। ये भी, इसको भी कुछ नाम इसका मैं भूल रहा हूं, इसको बोलते हैं, चींटी खाता है ये आदमी, मतलब गेलुआ आगे करके आएगा शायद। ब्रोमीलाइड के बारे में दिया है जो पिछले पेज पे था। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, समझ रहे हो। मतलब ये वो है, परजीवी है एक तरह से, उसके ऊपर पैदा हो रहा था ना परजीवी पौधे, आर्किड और ब्रोमीलाइड, ठीक है। तो अपनी पत्तियों में क्या रखता है? जल संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी, अरे भाई ये देखो, ये जीआईएफ ऐसी लगा दी है ना, मेरी निगाह एकदम नीचे चली गई, मैं कह रहा ये कैसे बाहर निकल रहा है। खैर चलो, तो संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि मेढक तरल मतलब तर क्षेत्र में अंडा देता है। तो जो ब्रोमीलाइड है वो अपनी पत्तियों में जल संचित कर लेता है और मेढक वहां अंडा देता है। अब सोचो, इसी को मैं उठा के ना एक बड़ा बेहतरीन सा सवाल बना सकता हूं। ब्रोमीलाइड के विषय में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है? वही 3-4 मेढक वाला डाल दूंगा, पत्तियों में जल संचयन वाला डाल दूंगा, किस एरिया में पाए जा रहे हैं ये डाल दूंगा इस तरीके से, और ये परजीवी पौधा ये डाल दूंगा। 4 फैक्ट हो गए इससे रिलेटेड। तो ये आप इस दृष्टिकोण से आपको पढ़ना आना चाहिए। खैर, महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं,
निवासियों की बात चल रही है। यहां के लोग छोटे से क्षेत्र में वर्ष वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। ठीक है, मतलब वो थोड़ा बहुत वन की सफाई करके अपने खाने पीने के लिए तो भाई फसल उगाओगे ही, पेड़ की छाल थोड़ी ना खाओगे। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, पुरुष दिन भर शिकार करेंगे और नदी में मछली पकड़ते हैं। ठीक है, पिरान्या मछली है, कभी कभी ये भी निकल जाती होगी। ठीक है, खैर नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं क्या करती हैं, फसलों का ध्यान रखती हैं, है ना। वे मुख्यतः टोपिया को, अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, टेपिया को और आपका जो क्या कहते हैं, अनन्नास है और शकरकंद, ये उग रही हैं। तो यहाँ की प्रमुख फसल क्या क्या है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इनको आप चाहो तो फर्स्ट रीडिंग में नहीं, लेकिन सेकंड थर्ड रीडिंग जब आप कर रहे हैं तो इनकी शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। मतलब एक पेज पे एक चैप्टर होना चाहिए, इस प्रकार की शॉर्ट नोट। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। मान लो मछली पकड़ने गए, भाई सब मछली हत्ते ही ना आई, ठीक है, या मछली ने पकड़ लिया, ऐसा भी तो हो सकता है, बड़ी मछली हुई तो, है ना। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, देखो नया वर्ड आ गया, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। ये क्या सिस्टम है, कर्तन एवं दहन? वही कि थोड़ा सा एरिया साफ कर लिया, भाई पेड़ वेड़ वहां झाड़ी वाड़ी थी उनको काट के हटा दिया, थोड़ा सा एरिया साफ कर लिया, उसमें खेती कर ली, फिर क्या कर लिया, उसे जला दिया, फिर उसकी मट्टी जो है उपजाऊ हो गई। तो कर्तन एवं, जैसे अपने यहाँ नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, झूमिंग खेती बोलते हैं या स्थानांतरण कृषि बोलते हैं, उसी फॉर्म में है ना, उसी तरीके से। खैर, इनका मुख्य आहार क्या है, मेनियोक है। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे, मेनियोक को भी। देखो ये अजीब अजीब से शब्द हैं, आपने सुना नहीं होगा पहले। पिरान्या मत्स्य, पिरान्या मछली आ गई, भाई साहब मांस खा रही है। मेनियोक आ गया, मेनियोक क्या है, ये आलू की तरह से होता है, जैसे अपने आलू नहीं होता, किसी भी सब्जी में डाल दो। आलू को कहते हैं क्या, सब्जियों का राजा, और सब्जियों की रानी कौन है, चलो बताओ, अभी बता दूंगा बाद में। खैर चलो, मतलब मैंने ऐसा सोचा है, हो ना भी हो सकती है, नाराज भी हो सकती है वो। ठीक है, तो इनका मुख्य आहार क्या है, मेनियोक है ना, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो मेनियोक या कसावा क्या है, मेनियोक या कसावा क्या है, ये इनका मुख्य आहार है। आलू की तरह इसका सिस्टम होता है, यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। ठीक है, काफी मक्का और कोको जैसी नगदी फसलें भी यहां उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करेंगे ही। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्तों आकार वाले छप्पर के, मतलब छप्परों में भी रह रहे हैं, कुछ लकड़ी से अपना बना के रह रहे हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में कहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती हैं। अब आप बताओ यहां, चलो पहले मैं सब्जियों की रानी बता देता हूं, हरी मिर्च, भाई सब हर सब्जी में पड़ती है इसलिए। खैर, अब देखो मलोका वाले घर हैं, इन घरों की तीव्र ढाल वाली छत क्यों बनाई जा रही है, आप खुद सोचो। यहां आपको एक मिनट रुक के सोचने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां भाई से रोज बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है, डेली छत पे पानी भरेगा, डेली आपको नाली साफ करने जाना पड़ेगा छत पे, डेली कूड़ा अटकेगा। तो इसलिए वहां क्या है, वहां तीव्र ढलान वाली छतें बनाई जा रही हैं, ताकि यह अटकने वटकने वाला सिस्टम ना हो। तो इन बड़े अपार्टमेंट को क्या कहते हैं, मलोका कहते हैं। ये कर्तन एवं दहन पद्धति के बारे में दिया है, पढ़ के बता देता हूं। बेसिकली मैंने आपको समझाई दिया है कि कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ कर लेते हैं, मैंने आपको बताया, फिर इनको जला देते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग में लाने से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, फिर से उन्हें जलाएंगे, फिर से खेती करेंगे। ठीक है, ये है। तो इसको आप याद, कर्तन एवं दहन पद्धति, है ना। वैसे तो नाम से ही अपने स्पष्ट है कर्तन एवं दहन पद्धति, फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं, इन्हें देखें और अपनी जानकारी और सहपाठियों को बताएं। वो नहीं आता था, हम तो उसे देख के बड़े हुए हैं। आजकल तो खैर मोबाइल फोन का जमाना है। वो एक आदमी आता था नाम मैं उसको बोल रहा हूँ, मोदी जी ने भी उसके साथ वीडियो की थी, आप लोगों को पता हो तो बताया, भला ऐसे करके केक पकड़ता था, ऐसे करके खा जाता था, है ना। डिस्कवरी पे देखते रहते थे हम उसे। अब मम्मी चिल्लाती थी हमारी, क्या जो उल्टी सीधी चीजें देखते रहते हो। तो बड़ा मजा आता था। वो ऐसे करके सांप को पकड़ता था, आग जला के उस पर भूनता था, खा जाता था। चलो खैर, अमेज़न बेसिन के कुछ लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। आज क्या हो गई, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई जी। सड़क हम ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाने लग गए, आप कहो कि एक दिन में 100 किलोमीटर सड़क बनानी, तो आज ऐसी ऐसी मशीनें एक दिन में 100 किलोमीटर सड़क बना देंगे। पहले 100 किलोमीटर सड़क बनाने में 1000 दिन लग जाते थे, है ना। तो वो टाइम का डिफरेंस हो गया। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाने के लिए वर्षा वनों के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। तो 1970 में ट्रांस अमेजन सड़क मार्ग बन गया।
अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वही वाली बात है कि पहले वहां पहुंचना संभव नहीं था, तो प्रकृति के उस तरीके से जी रहे थे। भाई सब नदी वाला रास्ता ही है, अब नदी का बहाव कभी तेज हो गया, नाव पलट लिया, आदमी पलट लिया, जो जा रहा था वही पलट लिया, खत्म, है ना। तो भय भी था। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने से वहां पहुंचना, अंदर तक पहुंचना आसान हो गया है। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। क्यों? अब देखो कैसे नष्ट हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई साहब पहले इतने सारे वर्षावन थे, अब ये शैतान आदमी आए खेत बना लिए। ना जी, मैं तो खाने की फसल उगाऊंगा, यहाँ अपनी झोपड़पट्टी बना ली, यहाँ खेत बना लिया, यहाँ और कार्यक्रम कर रहा है, धीरे धीरे और काटता चला जा रहा है और खराब करता चला जा रहा है। तो क्या है कि वर्षावनों का नुकसान हो रहा है। तो विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, खत्म होते जा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने का व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। ऊपरी परत बह जाती है। अब जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, हल्के ढलान वाले हैं, जड़ें होती है ना, पर्वतों उसकी जड़ें होती हैं जब पेड़ की, वो क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं, बहने नहीं देती मिट्टी को। आपने वो काट दिए पेड़, भाई साहब लैंडस्लाइड हो रहा है, इस प्रकार की चीजें होनी, तो कैसे हो रही हैं? उसी तरीके से हो रही हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब गंगा ब्रह्मपुत्र की बात आ गई तो शायद मैप दिया उसको देख लेते हैं। ये देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैप देख लेते हैं। इसमें जीवन की बात करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय एरिया पढ़ रहे हैं। केवल उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय एरिया पढ़ रहे हैं। तो इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। अच्छा, पहले हम केवल मैप को देख रहे हैं, फिर पीछे वाली स्लाइड पे जाके देखेंगे। ये देखो, ये मैं थोड़ा जूम इसको कर दूंगा अभी। ये मेरी गंगा नदी आ रही है, ये यमुना नदी है, ठीक है, और ये उसकी चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोन, वो फलानी ढीके, ये उसकी सहायक नदियां हैं, ऊपर से आगे मिल रही हैं। और ये आपकी नीली वाली आपकी रही पूरी ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। और यहाँ से ये गंगा उसमें इधर से निकल जाती है और यहाँ ये मिल जाती हैं और कुल मिला के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये क्या है, ये पूरा गंगा नदी बेसिन है ना, ये पूरा गंगा नदी बेसिन है, मतलब गंगा नदी का पूरा एरिया है। आप देख सकते हो, मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। ये जो रेड से है गंगा और यमुना वाला एरिया है, और जो ब्लू कलर से है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। चलिए पिछली स्लाइड पे चलते हैं अपना। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। अब बेसिन शब्द आपको क्लियर है ना, वो स्थान जहां से नदी और उसकी सहायक नदियां कौन सी, जो अपना मैं तुझमें समा गई है ना, वो सहायक नदी हो गई, ठीक है। तो वो सहायक नदी, मेन नदी और सहायक नदी जिस एरिया से होकर बहती है उसको क्या कहते हैं, उसका बेसिन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक है। तो उपोष्ण हो गया, उपोष्ण एरिया हो गया 10 डिग्री से इसके मध्य हो गया, है ना, आपको ध्यान रखना है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं, ठीक है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें, आप ढूंढ सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की प्रमुख विशेषताएं। अब देखो क्या क्या है इस बेसिन में, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के मैदान है, पर्वत, हिमालय के गिरिपात मतलब जैसे शिवालिक श्रेणियां या उसके नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। सर चाप झील क्या होता है, कान पे पड़ेगा कंटाप तब समझ में आएगा चाप झील। पिछले चैप्टर में ही बताया था चाप झील क्या होती है। जब नदी विसर्पित मार्ग से होती हुई बहती है और इतनी ज्यादा विसर्पित हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये यहां आके मिल जाएगी और ये एरिया एक अलग चाप ऐसे करके झील सी, ये चाप झील सी क्या होती है, बन जाती है। ये क्या होती है, ये क्या होती है, चाप झील सी बन जाती है, इसको चाप झील कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चाप झील है, विसर्पित नदी द्वारा बना हुआ आकृति है चाप झील। चलो,
यहां की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो जलवायु इस एरिया की कैसी है? मानसूनी है और जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो ये फैक्चुअल चीज है। आपसे मैं पूछ लूं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु किस प्रकार की है? शीतोष्ण, उष्ण, फलाना ढीका, एक दे दूं मानसूनी जलवायु। तो फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से अच्छा बन सकता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड रहती है। भारत का मानचित्र देखिए, देख रहे हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बेसिकली कहां है? आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हल्का सा राजस्थान वाला एरिया आ जाता है, एमपी का थोड़ा बहुत एरिया आ जाता है, और आपका पूरा बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब एरिया हैं। ठीक है, और फिर इधर चले जाएंगे तो असम है ना, और ऊपर वाले अरुणाचल वगैरह। ठीक है, चलो। बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि एनवायरनमेंट या वहां की भौगोलिक चीजों की जो जनसंख्या है उस पर महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पर्वत में आप देखोगे पूरे पहाड़ पे आपको 4-6 घर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं। वहां ज्यादा आदमी रह ही नहीं सकते, ज्यादा कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लग सकती, बिजनेस नहीं हो सकता। जब फैक्ट्री औद्योगिक गतिविधियां नहीं होंगी तो आदमी क्या मूंगफली उगाने को वहां रहेगा? ठीक है, खेती करके अपना काम चला लेंगे जो 4-6 आदमी होंगे वो। तो भारत का मानचित्र देखिए। ठीक है, चलो यहां आ गए हम। हाँ, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है। ऑब्वियस है, वहां क्या करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। आप चले जाओ, मतलब वेस्टर्न यूपी में आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ, आपको मतलब ऐसा लगेगा ही ना कि भाई सब जंगल आए, कुछ ना कुछ गांव देहात और वो सब चलते रहते हैं रास्ते में। ठीक है, वहां सघन लोग रह रहे हैं, ज्यादा लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रहने के लिए भी उपयुक्त है, खेती के लिए भी उपयुक्त है, वहां औद्योगिक चीजें भी बढ़िया हो रही हैं, खेती भी बढ़िया हो रही है, मतलब जीवन के लिए अनुकूल दशाएं हैं कुल मिला के। खैर, अतः जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। तो आपको याद रखना है, आपसे यही प्रश्न के रूप में पूछ ले कि मैदानी क्षेत्रों में प्रायः जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। टिप्पणी कीजिए तो क्यों, या विश्लेषण कीजिए तो क्यों जनसंख्या 125 शब्दों में लिखने को दे सकता है। आप हल्का सा मैप बनाइए, मतलब मेंस भी हमें यहां से लिखना आना चाहिए। खैर, जिन स्थानों पर एक मैप बनाइए, थोड़ा सा शब्द उसके जिस बेसिन का पूछ रहा है उस बेसिन के बारे में दीजिए और रीजन दे दीजिए क्यों है, बढ़िया चार्ट बना के, हो गया आपका आंसर। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। ठीक है, धान यहां की मुख्य फसल है। तो आपको याद रखना है कि यहां की मुख्य फसल क्या है? धान है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। भाई धान यहां क्यों पैदा हो रहा है? क्यों पैदा? धान देखो पिछली वाली स्लाइड में दिखाया जा रहा है, महिलाएं धान रोप रही हैं। तो धान भी यहां क्यों पैदा हो रहा है? क्यों? क्योंकि धान के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, धान के लिए पर्याप्त सिंचाई चाहिए। अब मैं आपसे कह दूं भाई साहब पहाड़ों में धान उगा लो, वहां पानी रुकेगा ही ना, धान उगेगा कहां? धान के लिए क्या चाहिए? भरा हुआ पानी वाला एरिया चाहिए, है ना। चलो खैर, आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा हो रही है। यहां उगाई जाने वाली अन्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। नकदी फसलों का क्या मतलब है? नकदी फसलों का क्या मतलब है? ऐसी फसल जिनका उत्पादन मुख्यतः व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता है। अब गन्ना उगा कर घर में रखोगे नहीं, उसको बेचोगे ही ना, उससे चीनी ही बनेगी, है ना। तो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जूट उगा के क्या करोगे? झोला बना के पहनोगे उसका? नहीं, उसको बेचोगे, उससे तमाम सामान बनेगा। खैर, मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए ढलाऊ टाइप वाली भूमि चाहिए ताकि उनकी जड़ों में पानी ना रुके, है ना। ढलाऊ भूमि चाहिए होती है, तो ढलाऊ भूमि यहां मिल जाती है। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का भी उत्पादन किया जाता है। तो आपको ये स्टेट के साथ साथ पता होना चाहिए कहां क्या क्या चीज है। जो बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं उनको ये चीज इस तरीके समझ में आने चाहिए। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिका क्या होती है? अभी जैसे मैं 2-3 दिन पहले ऋषिकेश घूम के आया था, मेरा मन सही नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा कहीं चलो ठंडी जगह चले, मतलब ठंडी इन द सेंस शांत जगह चले जाते हैं। तो वहां काफी अच्छा माहौल हो रखा था, तो फिर भीड़ भाड़ नहीं थी, तो मैं ऊपर वहीं से करीब 25 किलोमीटर बाबा नीलकंठ जी का भी, नीलकंठ महादेव का भी मंदिर पड़ता है, तो मैं वहां भी चला गया था क्योंकि मतलब इजी था जाना, कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो वहां मैंने ऊपर वो वेदिका वाला वो देखा, इसलिए मुझे याद आ गया, तो आपको बताने लग गया। तो पहाड़ों पर क्या करते हैं, क्योंकि वहां ढलान ज्यादा है,
तो वहां थोड़े थोड़े एरिया में वेदिका बना लेते। वेदिका मतलब जैसे थोड़ा सा एरिया सपाट हुआ फिर वो नीचे ज्यादा ढाल है, तो हमने उसको क्या करा, बाउंड्री सी बना दी, मेड़ जिसको अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं वो बना दी, ताकि पानी वहां से क्या हो, नीचे न जाए। फिर थोड़ा एरिया नीचे गया, फिर उसमें ऐसे करके मेड़ बना, मतलब ढलान से ऐसे करके भी है, ढलान भी है उसमें, और थोड़े थोड़े सीढ़ी नुमा खेती उसको हम कह सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जा रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या है, इनके साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान के क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। झुरमुट मतलब बांस का कभी आप देखोगे ना, बांस का अगर आपने कभी पेड़ देखा हो, पेड़ क्या वो बांस से ही होते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता सिंगल एक बांस ऐसे करके जा रहा है एक पेड़ की तरह ना, वो झुरमुट तो बड़े से होते हैं, कई सारे होंगे उसमें, 10 20 50 होते हैं एक साथ, है ना, तो वो ठीक है। उसके बाद डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से वन मिल रहे हैं, यहाँ प्राय मैंग्रोव वन मिल रहे हैं, बांस मिल रहे हैं, पर्णपाती मिल रहे हैं, पीपल जैसे सागवान जैसे वन मिल रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड तथा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़ और देवदार जैसे शंकुधारी वन भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे कि हिमालयन क्षेत्र जो है, पूरा हिमालयन क्षेत्र जो है, उसमें प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक की जितनी भी वनस्पति के प्रकार हैं, प्रायः सारी वनस्पति वहां मिल जाती है। ऐसा हम पढ़ के भी आए थे पीछे, तो वही हम यहां देख भी पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, उत्तराखंड सिक्किम में भी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, उत्तराखंड में गंगा नदी बह रही है, तो ये उसी नदी बेसिन के पार्ट है, तो यहां इस प्रकार की जलवायु भी मिल रही है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव भी पाए जा रहे हैं, भाई वन्यजीव भी मिलेंगे। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर एवं सामान्य रूप से पाए जा रहे हैं। जैसे हम अमेजन बेसिन में देख के आए तो वहां वो थी, भाई मांस खा रही है वो मछली थी, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है, तो ये दिखाया गया है, ये इसमें इतना साफ नहीं है। एक सींग वाला गेंडा, देखो ये है वेदिका कृषि, मैं बता रहा था आपको, हल्का सा जूम करके देख लो, पहाड़ों पर ढाल ढाल सी है ना, देखो ऐसे लाइन सी बनी होती है, इसमें इतना स्पष्ट नहीं है, आप ज्यादा देखना चाहें तो गूगल पे इमेज सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, एक सिंग वाला गेंडा यहाँ का प्रमुख वो है, ये है। डेल्टा, बंगाल टाइगर, घड़ियाल वगैरह पाए जा रहे हैं, मगरमच्छ पाया जाता है, यही सब बात है यहाँ, ठीक है। और नीचे दिया है कि रोहू, कतला एवं हिलेसा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं यहाँ, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। क्यों मछली? क्यों? क्योंकि नदी वाला क्षेत्र है, मछली आराम से मार के खाएंगे। चावल क्यों? क्योंकि सिंचाई के लिए पर्याप्त जो है पानी है, तो चावल की खेती बढ़िया हो रही है। मछली और चावल आहा उसी का आनंद लेते हैं। मतलब मैं आहा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मांसाहारी नहीं हूं, मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं। खैर, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इस तरह से हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। ये मैंने आपको समझा दिया था, इन्होंने पारिभाषिक रूप से दिया है। झील जीविका का साधन, एक केस स्टडी। देखो यहां से केस स्टडी भी मिलती है आपको, ठीक है, एक केस अध्ययन, यहां से केस स्टडी जैसी चीजें भी मिलती हैं। विनोद एक जो मेंस में काम में आएगी। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। ओहो, गांव का नाम भी ऐसा है ना, मतवाली मोन, ठीक है। चलो, मतलब मतवाली उसको कहते हैं, जैसे पुरानी पिक्चर आप देखो ना, हीरोइन थोड़ा सा नखरे वाली, आज की भाषा में तो आप एटीट्यूड कहते हैं, तो नखरे वाली मतवाली को कहते थे, है ना, तो वो वाला सिस्टम है। मतवाली मोहन गांव में रहता था। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के कारण उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव अन्य के साथ मोन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार को मछलियों को भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। इस जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग करता है। वहां के लोग बहुत संतुष्ट है। नदी वो उसमें मछली उगा रहा है। खाने और बेचने के लिए काफी मछलियां हैं जिन्हें पकड़कर पास के शहरों में बेच देते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रह रहे हैं। देखो, समरसता बनाकर रह रहे हैं, बढ़िया अपना जीवन चल रहा है। जहां तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता है, तब तक मत्स्य पालन कोई खतरा नहीं है, आराम से मछली पलती रहेगी, ठीक है। और पीछे क्या दिया था, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डाल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू कहते हैं, ठीक है। सूसू अथवा डाल्फिन, सूसू बोझ, ठीक है, चलो सूसू कहते हैं। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक शहरी गंदगी प्रजाति नष्ट कर रहे हैं। तो अंधी डाल्फिन है ना, अंधी डाल्फिन, तो आप ये पूछा जा सकता है आपसे, सूसू नाम की डाल्फिन
किस नदी बेसिन में पाई जाती है? तो फैक्ट टू बी रिमाइंड, याद रखने के लिए एक तथ्य है, सूसू नाम की जो डॉल्फिन है वो कहां पाई जा रही है? गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में पाई जा रही है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? पीछे बार बार आया था कि 1 किलोमीटर ऐसे खींचूं, 1 किलोमीटर ऐसे खींचूं, ऐसे ऐसे, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग का एरिया है, उस 1 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या होगी? संख्या क्या होती है? जनसंख्या घनत्व होती है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029, बिहार का 1102। क्यों? क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल का एरिया क्या है? मैदानी भाग है, जबकि उत्तराखंड का एरिया क्या पड़ जाता है? पर्वतीय क्षेत्र पड़ जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब फिर क्या आ गया? जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में चलाएं। चलो चला देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, अन्य नाम पता लगाइए। हाँ, तो ये किस काम में आ रहे हैं? बेसिकली बांस, जूट और वो सब। मैं आपसे कह रहा था ना, बांस का बना के क्या करोगे, है ना, जूट का बना के क्या करोगे, तो वो किसके लिए? हस्तशिल्प के लिए, है ना, नगदी फसलें हैं वो। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही हैं। तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस फैक्ट के माध्यम से कि नदियों के किनारे प्राय जनसंख्या घनत्व ज्यादा है ना। फैक्ट दे रहे हैं उसका, क्यों ज्यादा है, रीजन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां बढ़िया खेती के लिए जमीन है, रहने के उपयोग बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से डेवलप हो सकता है, औद्योगिक इकाइयां बढ़िया से स्थापित हो सकती हैं, है ना, सारी चीजें हैं। इन शहरों में यहां स्थित उद्योगों को गंदा पानी बहाकर नदी में ही जाता है, इससे नदी प्रदूषित हो रही है। अब शैतान है, औद्योगिक लोग क्या करते हैं? नदियों में पानी बहा देते हैं। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलीय मार्ग यातायात का प्रभावी माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली तो बकवास है, इसमें कोई मतलब नहीं है। कोलकाता किस नदी के तट पर? पत्तन मतलब बंदरगाह। तो आप याद रखेंगे कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। ठीक है, हवाई पत्तन मतलब जो जिनसे, अरे वही क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट। ठीक है, अंग्रेजी में दे रखा, हिंदी में दे रखा है, चलो, है ना। फिर ये बंगाल टाइगर पीछे बात कर रहे थे, वहां पाया जा रहा है, देखो एकदम बाहर आता हुआ। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ क्या है? जैव विविधता ज्यादा है, बहुत सारे टाइगर पाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के वन पाए जा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं? पर्यटन का आनंद लेने भी आ रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने भी आ रहे हैं। तो वही चीज है, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम, उत्तर प्रदेश बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, ये तो बहुत फेमस है हमारे यहाँ का, असम में कांजीरंगा एवं मानस से वन्य जीव अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो आपको इन्होंने उन प्रदेशों को बता दिया जहां से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन होकर बह रहा है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा? हम उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पढ़ रहे थे, वहां की जलवायु पढ़ रहे थे, वहां किस प्रकार की खेती होती है ये पढ़ा, वहां लोग कैसे निवास करते हैं ये पढ़ा, अमेजन बेसिन देखा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखा, और वहां क्या क्या चीजें हो रही हैं ये देखा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 8 समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, फिर 10, और उसी के साथ कक्षा 7 की एनसीईआरटी आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, है ना, आराम से। इसको जो लोग बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बढ़िया से पढ़ते रहिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैं कोशिश करूंगा कि अपना टेलीग्राम आईडी आपको दे दूं, ताकि आप अगर चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, बाकी आराम से मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपकी कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताते चलिए। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।